ओके ठीक है, खाली एक बार आई विल रिपीट, ओके, उसके बाद वी विल कंटिन्यू। चलो, सो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? आज का पहला जो टॉपिक है वो अपन कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इसके बलबूते ही आपको आगे के चैप्टर सारे समझ में आएंगे। ठीक है, सो बेसिकली अपन स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? उल्टी जगह से। देखो, ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना, और वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कैसे करेगा? ऑडिट करके। और ऑडिट करेगा कैसे? अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर। अब ये ऑडिट प्रोसीजर्स को ही आपको समझना है। चलो देखो, आपके चार्ट में मैंने दो तरह के प्रोसीजर्स आपको लिखवा रखे हैं, एक है RAP और दूसरा है FAP। फुल फॉर्म करूं तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, और ये है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये समझते हैं पहले। देखो, जब भी आप किसी एंटिटी में ऑडिट करने के लिए जाते हो, ठीक है, जाते ही उसकी बैलेंस शीट नहीं पकड़ लेते कि भाई आओ बैलेंस शीट दे दो और मैं चेक कर दूं और चला जाऊं। जैसे कि उस दिन मैंने सोनम को ऑडिटर बनाया था, जब वो आई थी ऑडिट करने के लिए, तो क्या आते ही बैलेंस शीट मांग लेगी क्या? यार मुझे बैलेंस शीट दे दो, मैं स्टूडेंट के जैसे उसे चेक कर देती हूँ साइड में बैठकर और चली जाती हूँ। नहीं नहीं, सबसे पहले ऑडिटर पता है क्या करता है? सबसे पहले इनफैक्ट वो प्रोसीजर्स लगाने से भी पहले उस पर्टिकुलर कंपनी का रिस्क आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? हाँ, देखो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से, जैसे कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर, पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट देखकर, हमने वो जो गाड़ी और वो वाला एनालिसिस किया था, तो कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाकर, ऑब्जर्वेशन कर कर, इंस्पेक्शन करके, इंक्वायरी करके, इस तरह के कुछ प्रोसीजर्स लगा के सबसे पहला काम जो ऑडिटर करता है ना, वो क्या है? उस एंटिटी का रिस्क अंडरस्टैंड करना। रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क, यहाँ पे रिस्क का मतलब ऑडिट रिस्क की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिस्क का मतलब क्या है कि भाई इस एंटिटी में फ्रॉड और एरर होने के कितने चांसेस हो सकते हैं। अभी कौन सा एरर है, कौन सा फ्रॉड है, वहां तक तो मैं पहुंची नहीं हूं, क्योंकि बैलेंस शीट तो मैंने उठाई ही नहीं है, पीएनएल तो मैंने उठाया ही नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ चांसेस ढूंढ रही हूँ। ठीक है, वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारे, मैं एक ही बार बोलूंगी, ठीक है, वो सारे प्रोसीजर्स जिनके द्वारा ऑडिटर उस एंटिटी का रिस्क आइडेंटिफाई करता है, वो सारे प्रोसीजर्स क्या कहलाते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्या कहलाते हैं? देखो यार, क्रेडिटर को कौन सा प्रोसीजर लगाकर चेक करूं? क्रेडिटर को चेक करने के लिए 2 प्रोसीजर लगाऊं कि 4 लगाऊं? डेटर को चेक करने के लिए 6 प्रोसीजर लगाऊं कि 1 ही लगाऊं? ये तो मैं तब डिसाइड कर पाऊंगी ना जब मुझे ये पता चलेगा कि उस एंटिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है। बात समझ में आ रही है क्या? देखो, अगर मुझे उस एंटिटी में ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब गलतियां होने का जो रिस्क है वो ज्यादा नजर आया, तो मैं हर एलिमेंट पे मेरे प्रोसीजर्स भी ज्यादा लगाऊंगी या उसी अकॉर्डिंग लगाऊंगी। ठीक है, कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर लगाऊंगी। ओके, अगर लेकिन मुझे पहले ही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि इस एंटिटी में एमएम होने के चांसेस ज्यादा नहीं है, तो मैं आगे मेरे जो प्रोसीजर्स है एक एक एलिमेंट पर वो भी कैसे लगाऊंगी? थोड़े से कम लगाऊंगी या फिर थोड़े से लेस कॉम्प्लिकेटेड लगाऊंगी। क्या ये बात एकदम वाजिब है? इसमें कोई दिक्कत है? तो यार कौन से एलिमेंट पर कौन सा प्रोसीजर लगाऊं, उससे पहले तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बहुत सारे तरीके हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को लगाने के। देखो, जो स्टैंडर्ड ऑडिटर को ये बताता है कि कौन से प्रोसीजर्स लगाकर आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो स्टैंडर्ड का नंबर है 315। क्या है? ऐसे 315 बताता है कि कौन से प्रोसीजर लगाकर तुम उस कंपनी के, उस एंटिटी के रिस्क को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम चार्ट को देखेंगे एक बार। देखो, पहले तो यहाँ पे आरएपी की मैंने सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन दी है कि हम आरएपी लगाते क्यों हैं? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स। अब मैम, इस कंपनी में गलतियां होने का चांसेस कितना है? कम है, ज्यादा है ही नहीं, या बहुत ही ज्यादा है? ये मैं समझू कैसे? मुझे उस कंपनी को समझना पड़ेगा और उसके
एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, वहां पे कैसे काम होता है, कितना काम होता है, कौन करता है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके बेसिक डिटेल्स क्या है, मुझे वो सारी चीजें जाननी पड़ेगी। तो उसके एनवायरनमेंट को समझ के और उस कंपनी को समझ के मैं उस कंपनी में पाए जाने वाले रिस्क का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकती हूँ। कौन से प्रोसीजर्स लगाकर कर पाओगे, वो कहाँ दिया हुआ है, ऐसे 300। ओके, बात समझ में आ गई। एक्चुअली ऐसे 315 का नाम ही यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये जो लाइन है ना, ये ऐसे 315 का नाम। बात समझ में आई? यहां पे समझ आ गया? इतना आगे बढ़ सकती हूँ क्या? अब मुझे बताओ, मैं आरएपी लगा क्यों रही? मैंने आंसर तो तुम्हें दे दिया, मैं आरएपी लगा क्यों रही हूं? ठीक है, ठीक है यार, आरएपी तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए लगा रही हूं, पर क्यों? हाँ हाँ हाँ, आगे वाले ऑडिट प्रोसीजर्स को डिसाइड करने के लिए। आपने आंसर दे दिया, ठीक है। हम आरएपी लगा रहे हैं, आपके चार्ट में भी ये लिखा है, देखो मैंने, वी डू दिस सो दैट वी कैन डिसाइड द एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मैं ये काम क्यों कर रही हूं? ताकि मैं मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन से लगाने हैं उसको डिसाइड। क्या यहां तक भी कोई दिक्कत है? आगे जा सकते हैं एफएपी पे, आपको समझ में आया है तो? हाँ, एनटीई का मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, है ना। मतलब कौन सा प्रोसीजर लगाऊं, कब लगाऊं, किस लेवल पर लगाऊं, आगे एलिमेंट्स पर, वो सारे कहां पे आएंगे? एफएपी के अंदर। सो मैं आरएपी कर रही हूं ताकि मैं एफएपी डिसाइड कर सकूं। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? एफएपी लगाना है ना। लेकिन एफएपी लगाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? आरएपी लगाकर देखना पड़ेगा, ताकि मुझे एफएपी लगाने का एक सही तरीका मिल सके। ओके, सो एफएपी क्या हुआ बेटा? वो सारे प्रोसीजर्स जो कि आरएपी लगाने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको हर एक एलिमेंट पर कौन से प्रोसीजर्स लगाना है। एफएपी भी कितने तरह के दिए हुए हैं आपके चार्ट में, जो तुमने नहीं बनाया? 2 तरह के, एक है टीओसी और एक है टीओडी, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ भी बोल दो चाहे उसको। हाँ, क्या हुआ? चार्ट में तुम्हें डिफरेंशिएशन लग रहा है? ओके, ठीक है, इसको अपन दोनों शब्दों से बोल सकते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ठीक है। देखो, 2 तरह के एफएपी यहां पर दिए हुए हैं, एक है टीओसी और एक है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अगर मैं इसको भी आगे डिफाइन करूं ना, इसके भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है टीओडी और एक होता है एसएपी। अभी बताती हूँ सारा, ठीक है। अभी मैंने आरएपी लगा लिया, अब मुझे डिसाइड करना है कि एफएपी कौन से लगाने हैं। एफएपी 2 तरह के होते हैं बेटा, डायरेक्टली रिस्क आइडेंटिफाई करके आप क्रेडिटर पे कौन सा प्रोसीजर लगाऊं ये आइडेंटिफाई नहीं करते हो। उससे भी पहले एक और प्रोसीजर लगाते हो, वो होता है टीओसी का मतलब होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, है ना। मैंने ऐसे 315 के अंदर अभी जस्ट एंटिटी का ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या किया है? एनालाइज किया है। ओवरऑल रिस्क क्या किया है? असेस किया है, आइडेंटिफाई किया है। ओके, अब मैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स पर पहले कंट्रोल आइडेंटिफाई करूंगी। जैसे कि जब मैं इंप्लॉय एक्सपेंस चेक करूंगी, उसका नंबर 2 करोड़ का मानो इंप्लॉय एक्सपेंस है, वो 2 करोड़ का फिगर चेक करने से पहले मैं ये देखूंगी कि इंप्लॉय एक्सपेंस पर कंट्रोल कैसा है। जैसे कि हमने उस दिन बायोमेट्रिक्स की बात करी थी, अटेंडेंस वाली चीज के लिए करी थी ना। और भी बहुत सारे कंट्रोल हो सकते हैं, जैसे कि बोलो क्या क्या हो सकते हैं? सैलरी पर क्या क्या कंट्रोल हो सकता है? और दैट इज नॉट ए कंट्रोल, दैट इज द ऑब्लिगेशन, करना ही पड़ेगा। और क्या कंट्रोल हो सकता है बोलो? इंटरनल कंट्रोल चेक करना है तुम्हें किसी भी चीज का, जैसे कि डेटर। मैं बताऊं क्या कंट्रोल हो सकता है? डेटर पे बताओ क्या हो सकता है कि ना 90 दिन से ऊपर के जितने भी डेटर्स है उनको रेगुलरली हर हफ्ते कॉल किया जाता है कि भाई हमारा पैसा चुका दो, उनका कंट्रोल है ना। अपन ने कंट्रोल की बात करी थी पासवर्ड वाला, याद है ना, डेटा ऑथेंटिकेशन के लिए। दैट इज द कंट्रोल। हर एलिमेंट पर कुछ ना कुछ क्या लगा हुआ होगा? कंट्रोल लगा हुआ होगा। अब अगर मुझे उस एलिमेंट पर वो कंट्रोल अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट लगा, तो मैं मेरा जो फिगर रिलेटेड चेकिंग है उसको एवरेज भी रख सकती हूँ। और अगर वो कंट्रोल मुझे कमजोर लगा, वीक लगा, तो मुझे आगे की चेकिंग को क्या करना पड़ेगा?
स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा या उसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा बेसिकली। तो फिगर रिलेटेड चीजें चेक करने से पहले तुम्हें क्या चेक करना है उस एलिमेंट पर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब तुम्हें कंट्रोल चेक करना है और उसी को तुम क्या बोलते हो? इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग को क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बात समझ में आ गई? ये जो भारी सा शब्द दिख रहा है ना, टीओसी, टीओसी, मतलब मुझे लगता है ऑडिट का सब्जेक्ट चालू करने से पहले लास्ट बैच में बच्चे कुछ कुछ पढ़ के आए होंगे, कहीं से सुनकर आए होंगे, लेक्चर देख कर आए होंगे कोई, मैम टीओसी टीओडी ये होता है ऑडिट में। मैंने कहा बेटा रुको तो सही, टीओसी टीओडी बहुत बात की बात होती है, क्योंकि एक्चुअली ये ऑडिट के बेसिक वर्ड्स है। टीओसी, टीओडी, सब्सटैंटिव ऑडिट, सॉरी आपका सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये ऑडिट के बेसिक्स है। ओके, तो बच्चों ने ऑडिट के बारे में कुछ सुना होता है ना, बस ये सुना होता है टीओसी टीओडी, पर ये होता क्या है हमें पता है, ठीक है। लेकिन आपको समझ आया टीओसी का मतलब क्या है? चेकिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सिंपल सी बात है। उसको ही सुंदर शब्द में क्या बोला गया है? टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को ही क्या बोला गया है? टीओसी। तो पहले क्या लगेगा? टीओसी, और टीओसी लगने के बाद फाइनली मैं क्या लगाऊंगी? मेरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर का मतलब है बेटा असर्शन लेवल पर, असर्शन लेवल मतलब एक एक एलिमेंट पर जो प्रोसीजर लगाकर तुम उसको फिगर को वेरीफाई करते हो, उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हो, वो सारे के सारे प्रोसीजर्स क्या कहलाते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। बात समझ में आ गई? सब्सटैंटिव में भी दो चीजें होती है, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक होता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इसकी बात अपन बाद में, ठीक है। समझो रिकैलकुलेशन मैंने किया है ना, वो टेस्ट ऑफ डिटेल का हिस्सा है। मैं एनालिटिक्स लगा रही हूँ, जैसे कि वो पेट्रोल और उसका अपन ने किया था कि आप एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर कर रहे हो, वो एनालिटिकल प्रोसीजर है। पर दोनों से ही इंफॉर्मेशन क्या होती है? वेरीफाई होती है। तो ये दोनों ही सब्सटैंटिव प्रोसीजर का क्या है? हिस्सा है। आप यहाँ तक भी चार्ट को रख सकते हो, ठीक है। दो हिस्से हो गए फर्दर प्रोसीजर के। पहला क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को चेक किया, फाइनली फिगर को चेक करूंगी अब मैं, वो क्या है? सब्सटैंटिव। सीधी सी बात समझ में आ गई? सोचो एक एलिमेंट, एक फिगर को चेक करने से पहले कितना काम हो रहा है। उसके एनवायरनमेंट को समझ रही हूँ, एंटिटी को समझ रही हूँ, आरएपी लगा रही हूँ, रिस्क आइडेंटिफाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं एफएपी डिसाइड कर रही हूँ, उसमें भी पहले टीओसी लगा रही हूँ, उसके बाद कहीं जाके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ऑडिटर का काम इतना आसान नहीं होता बेटा कि बैलेंस शीट ली और चेक कर दिया, डॉक्यूमेंट दो ले लिए, उसको टिक कर दिया और बात खत्म। नो, ये तो कोई भी कर सकता है। ये इतना सा प्रोसीजर तो तुम 12th क्लास के किसी बच्चे को भी समझा दोगे तो शायद वो भी कर देगा, फिर तुम्हारा ऑडिटर होने का क्या? ओके, इतना सारा काम होता है इस स्टेप पर पहुंचने से पहले। आप समझ में आ गई? ओके, लास्ट बात, जो स्टैंडर्ड एफएपी बताता है वो है एसए 300, ठीक है। जो आरएपी बताता है वो है एसए 300 और जो एफएपी बताता है वो एसए 300। इसका मतलब टीओसी भी ऐसे 330 में बताया जाएगा और टीओडी या सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी ऐसे 330 में ही बताया। कोई दिक्कत है? चैप्टर पे आ जाओ। ये चार्ट मैं तुमसे अगले 5-6 दिन तक रोज पूछूंगी, तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने छुटवाया वरना कल कहाँ गया वो? नहीं मैंने किया। हाँ देखो, ओके, अब तुम्हें ना खाली 1 सेकंड में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसे 300 प्लानिंग वाला स्टैंडर्ड बोलता है ऑडिटर शेल डेवलप द प्लान शेल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ। जब ऑडिटर अपना प्लान बनाएगा उसको ये चीजें भी अपने प्लान में इंक्लूड करनी चाहिए। क्या है वो? एनटीई ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। आरएपी क्या क्या लगाऊंगा इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एफएपी क्या क्या लगाऊंगा इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सो दैट द एंगेजमेंट कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड। कोई अदर प्रोसीजर अगर लगाऊंगी तो उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। अब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? ओके, सो किस किस की प्लानिंग साथ में होनी चाहिए? आरएपी की भी होनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर एफएपी की भी होनी चाहिए, उसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई प्रोसीजर लगाना है उसकी भी होनी चाहिए। शब्द बहुत छोटे थे याद करने के लिए, लेकिन मीनिंग बहुत ही भारी है इनका। प्रोग्राम पे चलेंगे। प्रोग्राम एकदम सिंपल सोबर सा टॉपिक है, देखते हैं क्या होता है आज। यहाँ पानी की बॉटल पड़ी है पीछे? नहीं है ना? ठीक, चल ऑडिट प्रोग्राम कौन पढ़ेगा?
यश बट An audit program, meaning in nature, an audit program consists of a series of verification procedures to be applied for the purpose of obtaining evidences to enable auditor to express an informed opinion of financial statements. Yes, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर हर एक एलिमेंट को चेक करने के लिए कौन सा प्रोसीजर लगाना है, मतलब छोटी से छोटी डिटेल भी लिखी हुई है, वो सारा आपका प्रोग्राम कहलाएगा। आगे Audit program is a list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the relationship of one step to another is clearly shown and designed. ठीक है, आगे। In other words, an audit program is a detailed plan of applying the audit procedures in given circumstances with instructions for the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objectives. कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, क्या लिखा हुआ है ऑडिट प्रोग्राम, जो थर्ड लाइन है यही इसकी डेफिनेशन है कि ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान है कि कौन से एपीज आपको लगाने हैं जो गिवन सर्कमस्टेंस है उनके अंदर, ताकि आप अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। आगे इवॉल्विंग प्रोग्राम। Businesses vary in nature, size and मैं बताती हूँ पहले तो टॉपिक क्या है। इवॉल्विंग ऑडिट प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट ऑडिट। मैं एक ऑडिटर हूँ, मैंने अच्छा खासा ऑडिट प्रोग्राम तैयार कर रखा है कि यार जब भी क्रेडिटर आएगा ये चेक करूंगी, डेटर आएगा ये चेक करूंगी। क्या हर एंटिटी में सेम प्रोग्राम लगा दोगे क्या? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सबका आरएपीज अलग होंगे, रिस्क अलग होगा, फिर एफपी अलग डिसाइड होंगे, एसएपीज अलग डिसाइड होंगे, टीओडी अलग डिसाइड होगा, टीओसी अलग डिसाइड होगा, सेम कैसे लगाओगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑडिट प्रोग्राम इवॉल्विंग फॉर डिफरेंट ऑडिट। अब ये बताएंगे कि ना आपको हर एंटिटी के लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनाना पड़ता है। एक मिनट, इसके आगे ना क्वेश्चन लिखो, ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी यूनिवर्सल। ये लिखो, हाँ, ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी यूनिवर्सल। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है। ओके, ये पूछने का तरीका है, सेम टॉपिक, आंसर यही टॉपिक होगा, पर क्वेश्चन क्या आ जाता है कभी कभी, ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी यूनिवर्सल। कमेंट तुम बताओ क्या लिखोगे, यस और नो, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, इट कैन नॉट बी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है सबके लिए एक समान, तो वो चीज यूनिवर्सल नहीं हो सकती, हर एंटिटी के साथ क्या करेगी, वैरी करेगी। मुझे बिना टॉपिक देके रीजन दो ना, क्यों वैरी करेगी? हर एंटिटी का साइज सेम नहीं होता, हर एंटिटी का नेचर सेम नहीं होता, टाइप ऑफ बिजनेस सेम नहीं होता, और उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो भी सेम नहीं होते, इसीलिए प्रोग्राम भी सेम उनके लिए यूज नहीं हो सकता। उसी को आप सुंदर भाषा में कैसे लिखोगे एग्जाम में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। Businesses vary in nature, size and composition. Work which is suitable to one business may not be suitable to another. Exactly. ऐसा काम जो एक बिजनेस के लिए सूटेबल है, हो सकता है दूसरे के लिए सूटेबल ही ना हो। Efficiency in operations of internal controls and exact nature of the services to be rendered by the auditor are the other factors that vary. Right. Definitely आगे. On account of such variation, evolving one audit program applicable to all businesses under all circumstances is not practicable. कोई दिक्कत है इस लाइन में भी? इन्हीं कारणों के कारण एक प्रोग्राम सबके लिए बनाना प्रैक्टिकल बात नहीं है। It becomes a necessity to specify in detail in audit program nature of work to be done so that no time will be wasted on matters not pertinent to engagement and any special matters or any specific situation can be taken care of, ताकि आपका ऑडिट में टाइम वेस्ट ना हो और ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने ना आए जिसको आप डील ना कर सको, या फिर कोई स्पेशल सिचुएशन है जिसको आपको अलग तरह से डील करना है। आपको सारी ही बातों को कहां पे डिटेल कर लेना चाहिए, पहले ही ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, अलग अलग एंटिटी के लिए अलग अलग बातें। आगे असिस्टेंट। To start with, an auditor having regard to nature, size and composition of business and dependability of internal control and given scope of work should frame a program which should aim to at providing for a minimum essential work which may be termed as standard program. Okay, assistant to keep an open mind. To start with, an auditor having regard to the nature, size and composition of the business and dependability of the internal control given scope of work should frame a program which should aim at providing for a minimum essential work which may be termed as a standard program. देखो उन्होंने बोला प्रोग्राम बनाते कैसे,
ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस से या जो भी रिस्क उसने आइडेंटिफाई किया है उससे या जो भी स्कोप उसने डिसाइड किया है उससे एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना लेना चाहिए। इसका मतलब कि यार मिनिमम मुझे ये चीजें तो करनी ही है ऑडिट के अंदर। इस कंपनी के ऑडिट करते दौरान मुझे ये मिनिमम चीजें तो करनी ही है। वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम हो गया। क्या उसे चेंज करना पड़ेगा? करे पड़ेगा ही ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मिनिमम चीजें तुमने क्या करी है पहले लिखिए। यार ये 4 चीज इसके लिए चेक करनी है, ये 4 चीज इसके लिए चेक करनी है, ये बंदा इसको चेक करेगा, ये बंदा इसको चेक करेगा। मिनिमम बात है। उसके बाद आगे An experience is gained by actually carrying out work. Program may be altered to take care of situations which were left out originally but are found relevant. डेफिनेटली यही बात मैंने अभी जस्ट आपको पहले भी एक बार समझाई थी कि ऑल्ट्रेशन आपकी सिचुएशन के हिसाब से होते जाएंगे। पहले आपने अभी तो जस्ट क्या बनाया है, एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम, लेकिन जैसे जैसे आप वर्क को कैरी आउट करोगे, काम करोगे, आपको डेफिनेटली क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रोग्राम को ऑल्टर करने की। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जो पहले नहीं थी या लेफ्ट आउट थी लेकिन अभी आपको काम की लग रही है। तो ऐसी सिचुएशंस के कारण आपको अब अपने प्रोग्राम को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। पर यार ऑल्टर भी तो उसी चीज को करोगे ना जब एक ढांचा तैयार होएगा। जब ढांचा ही तैयार नहीं है तो ऑल्टर क्या करूंगी? तो सबसे पहले एक मिनिमम ढांचा तुम्हें तैयार करना है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्राम। अब उसको सिचुएशन और टाइम के हिसाब से क्या करते रहना है, ऑल्टर करते रहना है। आगे Similarly, if any work originally provided for proves beyond doubt to be unnecessary, और जरूरी नहीं है कि चीजें आपको ऐड ही करनी पड़े, कभी कभी लिखी हुई चीजें आपको ड्रॉप भी करनी पड़ सकती है। Assistants engaged should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him. देखो पता है प्रोग्राम की ना बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है। इसमें नीचे है भी क्या डिसएडवांटेज, देखना है टॉपिक में लास्ट में है क्या होगी। देखो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है प्रोग्राम की। देखो अगर ना मैं तुम्हें ये बोलूं कि यार जाओ जाकर ना उस एंटिटी को चेक करके आओ, तुम जाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, मैम ने बोला है मुझे बेस्ट तरह से चेकिंग करनी है ताकि कोई भी स्कोप नहीं छूटा रहना चाहिए। तुम अपना माइंड लगाओगे, तुम अपना ओपन माइंड रखोगे और जो जो आता जा रहा है उसके हिसाब से चीजों को चेक करोगे। एक मैंने तुम्हें ना 5 चीजों की लिस्ट बना के भेज दी कि यार तुमको जाना है, ये 5 पॉइंट चेक करके आने, तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन नेचर है। मुझे डिफाइन कर दे कि 5 चीजें चेक करनी है, मैं मेरा दिमाग क्यों उसमें लगाऊं और क्यों टाइम वेस्ट करूं। तुम जाओगे 5 चीजें चेक करोगे और आ जाओगे। ओके, प्रोग्राम का एक हल्का सा क्या है डिसएडवांटेज है कि जो मेन ऑडिटर ने बनाकर दे दिया, वो जो असिस्टेंट्स रहेंगे या जो एम्प्लॉइज रहेंगे या जो जूनियर्स रहेंगे वो उसी को क्या करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे। वो अपना ओपन माइंड कभी भी रखेंगे ही नहीं। तो यहाँ बोला है कि आपको उनको पहले समझाना चाहिए कि ये जो है ये खाली क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है जो मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आपको उसके हिसाब से उसको ऑल्टर भी करना पड़ेगा और अपना दिमाग को ओपन भी रखना पड़ेगा। वो क्या होता है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। ठीक है, आगे They should be instructed to note and report significant matters coming to their notice to seniors or partners or proprietor of the firm. आगे Periodic review of audit. ये सेम है, पता है टॉपिक दोनों जो ऊपर नीचे वाले हैं सेम है, खाली ऊपर वाले में कुछ इस तरह से बताया है कि आपको ऑल्टरेशंस करने पड़ेंगे और दिमाग को ओपन रखना चाहिए, और नीचे वाले में बताया कि आपको टाइम टू टाइम प्रोग्राम को अपडेट करना चाहिए। तो ऑल्टर करने के लिए अपडेट ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इस बार ये 2 टॉपिक बना दिए, पिछली बार तक खाली यही वाला टॉपिक था। There should be periodic review of audit program to assess whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transactions. डेफिनेटली आपको हमेशा अपने प्रोग्राम को रिव्यू करते रहना चाहिए कि जो मैंने लिखा है वो आज भी रेलेवेंट है। हो सकता है आज वो चीज रेलेवेंट ही ना हो, पर आप रिव्यू ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि हमेशा हम बोलते हैं कि आप ना लेटेस्ट बुक से पढ़ो कि आपके लिए ये रेलेवेंट है। अगर आप रिव्यू ही नहीं करोगे तो आपको कभी भी चीजों का जो अपडेट हुई है वो पता ही नहीं चलेगा। Unless this is done, any change in business policy of the client not be adequately known, or consequently audit work may be carried on basis of obsolete program. And for the negligence, the whole audit may be held as negligently
conducted and the auditor may have to face legal consequences. चलो यहाँ पे एक बात बताती हूँ, नेग्लिजेंस की बात आई है इसलिए मैंने कल या परसों का लेक्चर था, कब था मुझे ध्यान नहीं है, मैंने अपन ने ईगल वाली बात करी थी, ईगल वाली है ना, और एक अपन ने शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में एक और बात करी थी, मैंने कहा था कि अपने को सेव करने के लिए ऑडिट में बहुत सारे शब्द है, जैसे कि हम कैसी एश्योरेंस देते हैं, हम क्या बताते हैं कि अकाउंट्स क्या देते हैं, ट्रू और फेयर देते हैं या नहीं, हम ये बताते हैं, ठीक है। तो हमें सेव करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको तुम अवॉइड ही नहीं कर सकते। यार ऑडिटर इतना बड़ा, मतलब मुझे लगता नहीं कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा फाइनेंस के साथ कोई खेल सकता है। अपन नंबर्स के साथ, अकाउंट्स के साथ और चीजों के साथ, फाइनेंस के साथ जितना प्ले कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता। ओके, तो मैं किसी भी हालत में चीज को ट्रू और फेयर के अंडर ही रखूंगी, रीजनेबल के अंडर ही रखूंगी, तो मुझे तो कभी इस चीज के जिम्मेदार ठहराया ही नहीं जा सकता, नहीं ठहराया जा सकता, सच में नहीं ठहराया जा सकता, एक्सेप्ट वन थिंग, नेग्लिजेंस। कोई फ्रॉड मिला बाद में या कोई एरर मिला, ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि तुम्हारी नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, लापरवाही, ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये एरर या ये फ्रॉड पहले सामने नहीं आया क्योंकि ऑडिटर ने लापरवाही से ऑडिट करी थी या लापरवाही से काम किया था, लापरवाही से चेकिंग करी थी, फिर तुम्हें लीगल चीजें फेस करने से कोई भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो सबसे डेंजरस वर्ड है ना, वो एरर नहीं है, वो फ्रॉड होना नहीं है, या फिर मैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाई, ये नहीं है। हमारे पास सबसे डेंजरस वर्ड होता है नेग्लिजेंस। क्या होता है? नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या है? यार मैंने मेरा काम पूरी सतर्कता से किया था, मैंने मेरा काम पूरी विश्वास से किया था, बहुत ईमानदारी से किया था, ये डॉक्यूमेंट्स ही तो है, और एक प्रोग्राम बना रखा है तुमने, उसमें साइन कर रखा है कि ये मैंने सोचा था ये मुझे करना है और ये चेक भी हुआ है, देखो इसके लिए एविडेंस जुटाया है। वो फाइल ही तो तुम्हारा क्या है, सबसे बड़ा प्रूफ है कि तुमने किससे काम नहीं किया। yes, तुम्हें चीजों से बचाएगा कौन, यही चीज है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किधर गया, हाँ देखो कि अगर आप चीजों को रिव्यू नहीं करोगे तो एक तरह से आप हमेशा एक पुराने ऑब्सोलीट एक्सपायर्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करते रहोगे और इसके कारण आपको नेग्लिजेंसी वाली चीज भी फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए बार बार प्रोग्राम को रिव्यू करना जरूरी है। आगे, Utility of audit program can be retained and enhanced only by keeping the program as also the client's operations and internal control under periodic review so that inadequacies or redundancies of the program may be removed. Inadequacies और redundancy का मतलब होता है जो पुरानी चीजें, जो आउटडेटेड है, जो ऑब्सोलीट है, जो एक्सपायर्ड है, जो काम की नहीं है। वाओ, मतलब पर्यायवाची देखे तुमने मेरे, जबरदस्त है। ओके, तो रिडंडेंसीज जो भी है प्रोग्राम की, या इनएडिक्वेसीज का मतलब है जो उसके अंदर अपर्याप्तता है या फिर जो उसके अंदर कमियां है, वो तुम्हें कब पता चलेगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ तभी जब तुम उसका पीरियोडिक रिव्यू करते रहोगे। ठीक है, जैसे तुमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें जो चीजें इंक्लूड करी थी ना, वो जो अभी करंट बजट है उसके हिसाब से करी थी, अब बजट बदल जाएगा फिर से, है ना, 2024 में। अब तुम मत करो रिव्यू, तुम्हारा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, ऑब्सोलीट तरीके से, जो प्रोसीजर्स है वो कैसे कहलाएंगे, ऑब्सोलीट कहलाएंगे। सिचुएशन बदल गई, चीजें बदल गई, प्रोग्राम भी बदलना पड़ेगा, चाहिए तो सही। ये एकदम रीडिंग मटेरियल है, कौन रीड करेगा ये शब्द? Points to be considered in constructing audit program. For the purpose of program construction, the following points should be kept in mind. Stay within the scope and limitation of the assignment. ये सारा चाहे प्लान के पॉइंट ले लो, चाहे किसी के भी ले लो, यही पॉइंट्स होते हैं। आपको हमेशा प्रोग्राम कैसे बनाना चाहिए, विद इन द स्कोप, आउटसाइड द स्कोप आपकी ड्यूटी नहीं बनती। मैंने पढ़ा था ना स्कोप में, ये द थिंग्स व्हिच आर आउटसाइड द स्कोप इज नॉट माय ड्यूटी। ओके, आगे। Prepare a written audit program setting forth the procedures that are needed to implement the audit. हाईलाइट पॉइंट है यहाँ पे रिटर्न प्रोग्राम। आपका ऑडिट प्रोग्राम हमेशा कैसा होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। आगे, Determine evidence reasonably available and identify best evidence for deriving the necessary satisfaction. यहाँ पे है एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल। हमेशा आपको अपने प्रोग्राम में वही चीजें इंक्लूड करनी चाहिए जो रीजनेबली मिल सकती है। यार मुझे पता है कि मुझे कैपिटल को चेक करने के लिए खतरनाक एविडेंस चाहिए, ओके, पर वो मुझे इजीली अवेलेबल नहीं होगा। उसका ऑल्टरनेटिव आपको ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके रखना चाहिए, जो आपको रीजनेबली क्या हो सके, मिल सके।
लेकिन वो बेस्ट भी होना चाहिए कि यार ये चेक कर लिया, अब इसके अलावा मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे apply only those steps and procedures which are useful in accomplishing the verification purpose in the specific situation. आगे Include audit objectives for each area and sufficient details which serve as a set of instructions for assistance involved in audit and help in controlling the proper execution of the work. ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया, जैसे कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, वैसे ही ऑडिट में हर एरिया का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप पीपीई को चेक करते हो उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें क्या चेक करना है पीपीई में, ठीक है, या तुम्हें क्या चीज से सेटिस्फेक्शन आएगा, तो वो जो चीज होती है वो उस एरिया का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव। और वो आपको पहले ही लिख कर रखना चाहिए ताकि आप तो सीनियर हो लेकिन आपके जूनियर भी अगर उसे चेक करते हैं तो आपका और उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, सेम हो। हो सकता है वो अलग नजरिए से चेक कर रहा है और मैं अलग नजरिए से चीजों को सोच रही हूँ। तो जब आप प्रोग्राम बनाओगे आपको जो ऑब्जेक्टिव है हर एरिया का वो क्लियरली पहले ही डिफाइन कर देना चाहिए ताकि आपके अलावा भी अगर उसके साथ कोई चेक कर रहा है आपके साथ तो उसका भी सेम ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। Consider all possibilities of error. ये तो करेंगे। Coordinate the procedures to be applied to related. कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज द लास्ट पॉइंट, हर चीज का सेम पॉइंट होता है कोऑर्डिनेशन, लास्ट में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ो। Audit program designed to provide audit evidence. Evidence is the very basic for formation of opinion, and an audit program is designed to provide for that by prescribing procedures and techniques. कोई दिक्कत है इस लाइन के अंदर? Evidence is very important because it is the basis on which our opinion is expressed. What is best evidence for testing the accuracy of any assertion in the matter of expert knowledge and experience? हाँ, exactly. देखो, अगर मैं ऑडिट करूंगी, मैं प्लांट सॉरी आपका सॉरी अगर मैं ऑडिट करूंगी तो मैं पीपीई को अलग एविडेंस से वेरीफाई करूंगी। अगर कोई और ऑडिट करेगा ना, हो सकता है वो अलग एविडेंस जुटा के उसको क्या करे, वेरीफाई करे। तो जरूरी नहीं है कि ना बेस्ट एविडेंस सबके लिए सेम हो, वो तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ऑडिटर की नॉलेज पर, उसके एक्सपीरियंस पर। सबका अलग नॉलेज होता है, सबका अलग एक्सपीरियंस होता है। आगे बढ़ो। This is the primary task before the auditor when he drafts up the audit program. कौन से एरिया के लिए कौन सा एविडेंस जुटाना है, ये प्राइमरी टास्क होता है डिसाइड करना जब आप प्रोग्राम बनाते हो। प्रोग्राम में लिखोगे क्या इसके अलावा? और Transactions are varied in nature and impact. Procedure to be prescribed depend on prior knowledge of what evidence is reasonably available in respect of each transaction. सेम बात बोलिए। Auditor picks up evidence from a variety of fields and generally following broad types. उन्होंने कुछ ना एकदम बेसिक एविडेंसेस के एग्जांपल दिए हैं। देखो, जैसे कि ना कहाँ से एविडेंस जुटाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, आप उस एरिया के रिगार्डिंग क्या कलेक्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हो, वो तो सबसे बेसिक एविडेंस है किसी भी एरिया का। जैसे कि रेंट में चेक कर रही हूँ तो क्या क्या इकट्ठा करोगे बताओ? ठीक है, रेंट के बिल्स और यस अग्रीमेंट एक बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है। तुमने कोई जमीन किराए पे ले रखी है, जहां तुम बिजनेस कर रहे हो, तो उसका कोई अग्रीमेंट तो बनाया होगा। तो वो अग्रीमेंट भी क्या है, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन। वो बिल्स भी क्या है, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन। कोई बीच में ना एस्केलेशन क्लॉज लग गया, एस्केलेशन क्लॉज समझते हो, बीच में रेंट घट जाता है 6 महीने बाद 7 महीने बाद, वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन। तो ये भी एक एविडेंस का तरीका है। और क्या हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मुझे ना आपकी पीपीई चेक करनी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चेक करना है, तो आप जाके उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। वो फिजिकल एग्जामिनेशन भी क्या है, एविडेंस का प्रोसीजर है, एविडेंस जुटाने का। कर सकते हैं ना, यार डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है 10 मशीन है, जाके गिन लो 10 है कि नहीं है। वो भी एक क्या है, प्रोसीजर है। और क्या हो सकता है एविडेंस जुटाने का प्रोसीजर, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन। ये ना आपके इंक्वायरी का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, इंक्वायरी बहुत अच्छा प्रोसीजर है ओके, एविडेंस को जुटाने का। आप लोगों से स्टेटमेंट ले सकते हो, एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, ये भी एविडेंस जुटाने का तरीका है। थर्ड पार्टी से भी ले सकते हो। यहाँ पे तो बात करी है कंपनी के खुद की मैनेजमेंट से, खुद के ऑफिशियल से, खुद के एम्प्लॉय से इंक्वायरी कर सकते हो। मैं थर्ड पार्टी से भी तो कर सकती हूँ। मुझे कंपनी के अकाउंट्स में दिख रहा है कि 5 लाख का डेटर है, मैं कंपनी की जगह डेटर से भी इंक्वायरी कर सकती हूँ कि भाई तू 5 लाख का है कि नहीं है। I mean to say कि उसका अकाउंट और आपका अकाउंट मैच करता है कि नहीं है। और अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, ये भी प्रोसीजर हो सकता है। यार ये तो सबसे बेसिक है। जैसे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन उन्होंने कर रखी है, मैं भी करके देख लेती हूँ एक बार फिर से कि वो सही है या नहीं है। और क्या कर सकते हो, इंटरनल कंट्रोल का स्टेट चेक कर सकते हैं, अकाउंटिंग डेटा की इंटर रिलेशनशिप चेक कर सकते हो, एक डेटा दूसरे डेटा के साथ कैसे लिंक करता है। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें।
अच्छा वो सेम एग्जांपल लेते हैं अपन, वो ऑडी मेरे एसेट में दिख रही थी, ठीक है, उसका रिलेटेड खर्चा है या फिर नहीं है, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट में शेयर्स ले रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ दिख रहा है मेरे, कहाँ दिख रहा है, बैलेंस शीट में, एसेट में दिख रहा है, उससे रिलेटेड इसमें डिविडेंड आया कि नहीं आया, इनकम को वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस रिलेशन ऑफ द डेटा, ये भी एक चेकिंग प्रोसीजर हो गया। मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स देख सकते हो, मिनट्स देख सकते हो, किसी भी कंपनी में मिनट्स, अगर मीटिंग्स हुई होगी तो मिनट्स तो बनी होगी ना, तुम लॉ में पढ़ते होंगे, वो भी एक तरीका है चेक करने का, या फिर कोई अदर सब्सिक्वेंट एक्शंस और कोई अदर प्रोग्राम भी हो सकता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि तुम जब ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो ना, तो कौन कौन से प्रोसीजर लिखते हो कि मुझे क्या चेक करना है इसको चेक करने के लिए, तो इनमें से कोई सा भी प्रोसीजर हो सकता है, और ये तो बहुत ही बेसिक है, लाखों प्रोसीजर है चेक करने के लिए। देखो इन्होंने बेस्ट एविडेंस का एग्जांपल भी दिया है कि ना आपको कैश इन हैंड को चेक करना है, सबसे बेस्ट एविडेंस पता है क्या है, गिन लो। एक्चुअली कैश इन हैंड तो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही चेक किया जा सकता है। सामने वाला बोल रहा है मेरे पास 4 लाख रुपए तिजोरी में पड़े, तुम मान लो कि 4 लाख पड़े, कौन सा डॉक्यूमेंट लाके देगा वो तुम्हें 4 लाख रुपए तिजोरी में पड़े कि नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। उसका बेस्ट एविडेंस होता है हैंड काउंटिंग, हाथ से गिनना, खुद ही काउंट करता है ऑडिटर, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए बैंकर से सर्टिफिकेट ले सकते हो। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल, इस चीज को कौन सा बेस्ट एविडेंस आप मानोगे। जैसे मैंने आपको बैंक का बताया था उस दिन, कुछ भी नहीं है, सबसे अच्छा क्या है, बैंक कंफर्मेशन, जाके बैंक से कंफर्म कर लो कि भाई तुम्हारे पास इसका बैलेंस सेम है या फिर नहीं, बकायदा लिख के देता है तुम्हें, लेटर भेजता है ऑडिटर को, हाँ यार इतना ही बैलेंस मेरे पास, ठीक है। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एविडेंसेस जिसको तुम बेस्ट मान सकते हो। अब ये जो 2 पॉइंट है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, कैसे करोगे, नहीं कराऊंगी क्या ऑप्शन है, चलो करेंगे भाई, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तुम्हारा आज। मैंने कहा था प्रोग्राम बहुत इजी है, जब क्योंकि प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जब आप समझते हो उसके अकॉर्डिंग ही तो क्या बनाया गया है प्रोग्राम, तो उसमें क्या अलग आएगा, कुछ भी नहीं, खाली एक शब्द लगे, डिटेल्ड है सब कुछ, क्या है बहुत ज्यादा, सब कुछ असर्शन वाइज, असर्शन मतलब आपके एक एक एलिमेंट वाइज आप सब कुछ चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोग्राम और कुछ भी नहीं। एडवांटेजेस क्या होंगे, बहुत ही बोरिंग एडवांटेजेस दे रखे हैं, ठीक है। एक मेन एडवांटेज पता है क्या है, क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे करना क्या है ऑडिट के अंदर, ठीक है। दूसरा, तुम मुझे बिना पढ़े एडवांटेज दो प्रोग्राम के, एक तो मैंने देखा, और एडवांटेज दो रे, बस मैंने बोल दिया क्लैरिटी, तो क्लैरिटी है, दैट्स इट। चेकलिस्ट मिल जाती है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है कि ये काम हुआ है या फिर रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं होता, एक एरिया को 2 लोग चेक कर रहे हैं, दोनों ने एक ही चीज चेक कर ली, अरे प्रोग्राम होगा तो रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्राम होगा तो अकाउंटेबिलिटी होगी। आपको पता है जैसे क्रेडिटर का प्रोग्राम बना रहे हो आप, सारे प्रोसीजर्स लिखते हो, ये करना है, ये एविडेंस जुटाने हैं, नीचे बाय भी लिखते हो, करेगा कौन, और नीचे बंदा वो करके साइन करता है, अपना अकाउंटेबिलिटी होती है, कौन से आर्टिकल ने काम किया, किसने काम किया, तो देयर कैन बी मेनी एडवांटेजेस। कौन पढ़ेगा क्या, वेरी गुड, पढ़ो, हल्का सा स्पीड करके पढ़ेगा, है ना, स्पीड अप थोड़ा सा। It provides the assistant carrying out the audit with total and clear set of instruction of the work generally. जो भी असिस्टेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि उनको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि उन्हें कैसे काम करना है। आगे It is essential particularly for major audits to provide a total perspective of the work to be performed. 10 पॉइंट ऊपर वाला, आगे Selection of assistant for the job on the basis of capability becomes easier when the work is rationally planned. defined and जब आपका काम इतना अच्छी तरीके से डिफाइंड होगा, सेग्रीगेटेड होगा, लिखा हुआ होगा, तो आप सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट भी प्रॉपर कर सकते हो। कौन से एरिया के लिए कौन से बंदे को चूज करूं, ये बहुत अच्छे से आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास काम क्या करेगा वो ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर मुझे 3rd ईयर आर्टिकल को सिलेक्ट करना है और उसको वो काम आता ही नहीं है जो मेरे प्रोग्राम में लिखा हुआ है, तो मैं उसे क्यों सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो आपके लिए सिलेक्शन भी इजी हो जाता है। आगे without a written and predetermined program, work is necessary to be carried out on the basis of some mental plan. मेंटल प्लान, मेंटल का मतलब यहाँ पागल नहीं है, मेंटल का मतलब है आगे
In such a situation, there is always the danger of ignoring or overlooking certain books and tools. अगर आप प्रोग्राम नहीं बनाओगे तो आपकी पूरी ऑडिट किसके हिसाब से होगी? आपके मेंटल प्लान, मतलब आपके दिमाग में कुछ प्लान है, बस उसके हिसाब से क्या होती जा रही है ऑडिट। उसमें हमेशा चांसेस रहते हैं कि आप कुछ ना कुछ या तो इग्नोर कर दोगे या तो ओवर मतलब लापरवाही से छोड़ दोगे। आगे Assisted by putting the signature. There some signature on program accept the responsibility. ये पॉइंट बताने की जरूरत है क्या? अभी जस्ट बताया मैंने यहाँ पे कि वहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। आगे The principal can control the program of the various audit in and by examination of audit. Exactly यार, मतलब 10 ऑडिट एक साथ चल रही है मेरी फर्म के अंदर, ठीक है, 10 ऑडिट प्रोग्राम मेरे पास होंगे तो मैं उनको इजीली क्या कर सकती हूँ? वेरीफाई कर सकती हूँ, वरना सब घौच पौच होने का क्या रहता है? चांसेस रहता है। हाँ, It serves as a guide for audit to be carried out in the. पिछले साल का ऑडिट प्रोग्राम मुझे इस साल काम आएगा क्या? हाँ हाँ, एक बेसिस तो बनता ही है कि यार किस टाइप का मुझे इस कंपनी में काम करना है, तो बहुत हेल्प होती है पिछले बार के। आगे A properly drawn up audit program serves as evidence in the event of any sort of negligence became brought against audit. ये पॉइंट तो अभी अपन ने खूब समझा है कि जब भी आप पे उंगली उठाई जाती है कि तूने काम कैसे किया था लापरवाही से, तो मेरा सबसे बड़ा सबूत है मेरे पास, मेरा ऑडिट प्रोग्राम है। डिसएडवांटेज पढ़ रहे यश, इतना जो तू चल रहा है। Work may become mechanical and particular parts of program may be carried out without any understanding of the object of such parts in the audit scheme. मैकेनिकल काम हो जाता है। मैकेनिकल मतलब मशीन में कोडिंग फिट कर दी, वो वैसे ही काम करेगी, खुद का दिमाग नहीं लगाएगी। ऑडिट प्रोग्राम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो पूरा टीम क्या बन जाती है? मशीन बन जाती है। जो तुमने लिख दिया वो उतना ही करेंगे, वो खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे। होना नहीं चाहिए ऐसा। आगे Program often tends to become rigid and inflexible following set groups. The business may change in its operations of conduct, but the whole program is. बहुत ज्यादा कभी-कभी प्रोग्राम रिजिड हो जाता है, जब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता तो कभी-कभी क्या होता है, चीजें चेंज हो रही है कंपनी में, फिर भी आपका प्रोग्राम नहीं बदल रहा, तो वो कोई सेंस नहीं है फिर उस प्रोग्राम का। तो कभी-कभी ये भी डिसएडवांटेज होता है चीज को बहुत डिटेल कर लेने का, ठीक है, इसमें ऑल्टरेशंस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आगे Each efficient assistant may take shelter behind the program, therefore define difficulties deficiencies in their work on the ground that no instructions in the matter is contained there. ये क्या बोल रहे हैं? जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स होते हैं, मतलब जो इनएफिशिएंट होते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो जो ज्यादा काम के असिस्टेंट नहीं होते, मतलब बेसिकली वो ना इसके पीछे छुपते हैं, है ना। समझो कि कोई सिचुएशन के अंदर तुम्हें कोई XYZ एविडेंस जुटाना चाहिए था, पर वो प्रोग्राम में नहीं लिखा हुआ, वो बोलेंगे आपने तो बताया ही नहीं, है ना। सही बोल रही कि नहीं बोल रही? जैसे समझो कि ना मैं तुम्हें बोलूंगी कि ना चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आना है, उसका टेस्ट है, ओके, और मैंने ऐसे 200 की बातें उसमें दे दी, तुम बोलोगे मैम आउट ऑफ कोर्स है। मैंने कहा क्यों? आपने तो बोला ही नहीं ऐसे 200 आएगा। तो भाई ये तो डीम्ड है ना, चैप्टर 1 है तो उसमें ऐसे 200 लिंक्ड है, तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है, ओके। सो कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप डिटेल्ड प्रोग्राम देते हो तो उसके पीछे लोग छुपते हैं कि यार आपने तो नहीं बोला था कि ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है प्रोग्राम का, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आगे हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट। जिनको सच में अपना दिमाग लगाने की आदत है या जो अच्छे लोग हैं, उनका भी जो क्रिएटिवनेस है वो मारा जाता है, क्योंकि उनको प्रोग्राम हाथ में थमा दिया जाता है कि चुपचाप ऐसे काम करना, ठीक है। सो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है। सो बेसिकली चारों पॉइंट में बताऊं क्या? एक ही है, एक ही पॉइंट को 4 तरीके से करके दिया हुआ है, तुम खुद नोटिस करो, ओके। ये है आपका चैप्टर नंबर नहीं बेटा, स्टार्टिंग का बचा हुआ है चैप्टर, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेजेस कोई नहीं पता, मैं वो नहीं कराऊंगी, डोंट वरी, आज तो बचा हुआ है, कैपेसिटी नहीं है मेरी आज। ओह माय गॉड, इतना कर लिया अपन ने, ये बचा हुआ है ना, ठीक है। ये तुम पढ़ के आओगे घर से और इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी अब पढ़ने में। तुम्हारा होमवर्क है, ये पढ़ के आओगे। दूसरा होमवर्क है चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट प्रिपेयर करके आओगे, ठीक है। मिलेंगे अपन 1 मिनट, शायद तुम्हारी कोई क्लास है, अगर कल क्लास है तो मैं कल चैप्टर फिनिश करा दूंगी, तो वाओ, मेरे को भी तसल्ली हो जाएगी और तुम्हें सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की तैयारी करनी। कल जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा
मैं छोड़ दूंगी, चाहे आधी घंटा, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे 1 घंटा, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी कुछ। ये चार्ट जिन्होंने अब भी नहीं बनाया ना, बना लेना है, बहुत बेसिक चार्ट है, जिनको नहीं समझ में आएंगे आगे के वर्ड्स इसके बिना। एविडेंस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें खाली आ रही थी एफपी की बातें, कोई बातें ही नहीं है।